तो लड़की कोई भी एक स्टैंड ले उसके लिए उंगलियां उठती ही उठती हैं। तो हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी भारती। अब जाके फोकस हुई हूँ मैं। तो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज मैं कुछ ज़्यादा रेडी भी हो गई हूँ। एक्चुअली इसकी वजह ये है कि कल मैंने जैसे आपको बताया था कि आज कुछ भी हो जाए बट मैं आज टाइम पे उठने वाली हूँ, रूटीन को अपनी बढ़िया करने वाली हूँ। तो आज मैं इतनी ज़्यादा जल्दी उठ गई। एक्चुअली मेरी खुद से नींद खुल गई। जितने का अलार्म लगाया था अलार्म से पहले ही मैं उठ गई। तो इतनी जल्दी उठ गई और सारे काम भी जल्दी हो गए एक्सेप्ट मेरी मॉपिंग के। वो बहुत लेट हो गई, बताती हूँ क्यों। तो सब में ना अब हस्बैंड तो वो जल्दी उठ नहीं सकते क्योंकि उनका कुछ काम ऐसा होता है कि जिसके लिए उनको रात को लेट सोना पड़ता है। कुछ होता है राइटिंग का, ठीक है। और अब वो जल्दी नहीं उठते तो मेरे को समझ नहीं आती होती कि मैं क्या करूँ। मैं उठ गई हूँ, मैं क्या करूँ। जो काम कर सकती हूँ वो भी कर लिया, फिर भी मैं क्या करूँ। तो फिर बैठे बैठे मैंने अपना मेकअप कुछ ज़्यादा ही कर लिया। ऐसे ही आज मैं मेकअप थोड़ा ना अपना चेक कर रही थी तो सोचा चल ये नहीं लगाया टाइम से, चल ये भी लगाती हूँ, चल ये नहीं लगाया, चल ये भी लगाती हूँ। सो ये चीज़ थी। और कितना मोटा सा फेस लग रहा है मेरा। और हस्बैंड जा चुके हैं एंड और क्या है। और ये आपको यार जो कल से कल वाला व्लॉग था उसमें जो फ़ोन वाली स्टोरी थी आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी है, वो मैंने पूरी नहीं बताई और मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने उसका क्लाइमैक्स तो बताया नहीं कि क्या हुआ था। तो वो स्टोरी मैं आज आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी। बट उससे पहले मुझे ना बड़ा मिट्टी 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 लग रहा है। ऑल दो मैंने झाड़ू सुबह सुबह ही लगा दिया था और जो भी काम सारे कर दिए थे, पर मेरे को स्टिल मिट्टी मिट्टी बहुत लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ मॉपिंग आज मुझे करनी थी बट लेट हो गया। हस्बैंड के चक्कर में लेट हो गया। चक्कर उनका नहीं तो चक्कर मेरा ही था। वैसे मैं उनका नाम क्यों लगा रही हूँ। चक्कर ऐसा था कि मैं इतनी जल्दी उठ गई, उसके बाद मैं सब वेली होकर बैठ गई। मुझे समझ नहीं लगे मैं क्या करूँ और मैं ऐसे लेट गई। लेट के मुझे इतनी गहरी नींद आई कि मैं आई थिंक घंटा सो गई। तो रूटीन कैसे जाने वाला है मुझे नहीं पता बट यार मेरे को अभी है पहले दिल कर रहा कि मैं पहले पोछा लगा लूँ अच्छे से। तो मैं पोछा लगाती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। उसके बाद आपको स्टोरी का नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो बने रहिएगा, स्टे ट्यून, क्योंकि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी फिल्मी भी। आपको बड़ा मजा आने वाला है सुन के। तो देखना, ठीक है। मैं पोछे पोछे लगा के फिर आती हूँ। तो मैं बैठ जाती हूँ आराम से और आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। एक्चुअली जहाँ तक मैंने आपको स्टोरी बताई ना वो हाफ स्टोरी थी कि मैंने उन लोगों के अगेंस्ट जो थी एफआईआर फाइल कर दी थी। तो जिस दिन एफआईआर फाइल करनी थी लाइक सेम डे, तो उस इवनिंग में भी मेरी मम्मा मेरे साथ थे, मेरे चाचू और मेरे भाई, ये 3 लोग मेरे साथ थे। तो हालांकि मैं डर रही थी कि करूं कि ना करूं। एफआईआर कभी ऐसे किया ही नहीं। तो मेरे को फिर जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने फोर्स किया कि आप जरूर करो, क्योंकि आप नहीं करोगे, क्योंकि जिनके खिलाफ में एफआईआर करने वाली थी ना वैसे केसेस पहले से उनके पास आए थे बट उन लोगों ने एफआईआर की नहीं थी। तो इंस्पेक्टर ने मुझे इसलिए फोर्स किया कि बेटा आप करो, आप डरो नहीं, हम आपके साथ हैं। क्योंकि मेरी मम्मा डरने लग गई थी कि नहीं ऐसे आप केस करवा देंगे हम और कल को वो जानबूझ के, आज तो ये बच गई है सही सलामत, इसको कुछ हुआ नहीं है, कल को वो चाकू वगैरह लेके कुछ गिरा दें, कुछ डाल दें इसके ऊपर एसिड, तो हम कहाँ जाएंगे। तो मेरे मम्मा डर गए थे। मम्मा ने मना कर दिया था कि हमें नहीं करनी रिपोर्ट, जाने दो, जो गया जाने दो। बट उन्होंने फोर्स किया कि इंस्पेक्टर ने कि प्लीज आप कीजिए, क्योंकि आप लोग ही नहीं करेंगे तो हम अपने एंड पे अपना काम कैसे करेंगे, हम कैसे पकड़ेंगे। और जो लोग आप बता रहे हो ऐसी कंप्लेंट्स पहले भी आई हैं बट कोई एफआईआर फाइल ही नहीं करता, तो हम अपना काम कैसे करें। तो फिर मेरे चाचू ने भी मुझे सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं तू कर। तो फिर मैंने फाइल कर दी, ठीक है। एंड उसको बीत गए 6 महीने बीत गए, कुछ नहीं हुआ मुझे। ऐसा कोई कॉल वॉल कुछ नहीं आया। 6 महीने के बाद लाइक मेरा जून में जून या जुलाई के आसपास ये स्नैचिंग हुई थी। दिसंबर में मुझे कॉल आता है पुलिस स्टेशन से कि आपने ऐसे ऐसे फाइल किया था केस, तो हमें एक कोई मिला है, हमने किसी को पकड़ा है एक आदमी को, तो आप जरा पुलिस स्टेशन आओ और पहचानो जरा, आपका ही फोन है। तो मैं ऐसे खुश हो गई, अरे वाह मेरा फोन मिल गया। तो फिर मैं पुलिस स्टेशन गई। मैं और मेरी फ्रेंड गए थे, शायद मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ उस टाइम पे। तो हम पुलिस स्टेशन गए एंड उन्होंने मेरे को फ़ोन दिखाया
और मैंने बोला हाँ ये तो मेरा ही फ़ोन है। तो उन्होंने जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने मुझे फाइल दिखाई कि देखो बेटा, लोग बोलते हैं कि पुलिस काम नहीं करती, बट उन्होंने एक्चुअल में एक प्रॉपर रिकॉर्ड जो था मेंटेन किया था। मेरा जो मोबाइल का IMEI नंबर, जो भी नंबर होता है ना एक, वो नंबर उन्होंने पूरा ट्रैक किया हुआ था, ट्रैकिंग पे लगाया हुआ था कि जब वो फ़ोन यूज़ होगा तो हम ट्रैक करके उसको पकड़ लेंगे। पर उस जो चोर थे जिन्होंने स्नैचिंग की थी, उन्होंने मेरा फ़ोन जो था उन्होंने की थी पैसे को लिए, ठीक है, पैसों के लिए की थी। फोन तो मेरा एकदम नया था, मैंने हार्डली 10 दिन चलाया था, हार्डली 10 दिन। तो आप सोच सकते हो कैसी कंडीशन हो सकती है। मतलब अगर आप ये फोन देख रहे हो मेरा जो 5.5-6 साल पुराना है और ये एकदम नया है, दिखने में एकदम नया, तो 10 दिन पुराना फोन कितना ही बढ़िया रखा हुआ होगा मैंने। तो मैंने पहचान लिया इसलिए कि हाँ जी ये मेरा ही फोन है। तो उन्होंने मेरे को दिखाया कि देखो हम काम करते हैं। लोग ऐसे ही बोलते हैं कि काम नहीं करती पुलिस, बट उस चोर ने आपका जो फोन था वो 6 महीने से ऑन किया ही नहीं था, यूज ही नहीं किया था। इस वजह से जो फोन था वो ट्रैक हो ही नहीं पाया था। तो जब उसने आदमी ने मेरा फोन जो ऑन किया, वो ट्रैकिंग उनके रिकॉर्ड पे आ गया, उन्होंने ट्रेस की उसकी लोकेशन और उन्होंने पकड़ लिया। तो उन्होंने उस आदमी को जिसको पकड़ा, उसने मान भी लिया था कि यस उसने मेरे से ऐसे फ़ोन, जो पर्स था मेरा स्नैच किया था, उसमें ये फ़ोन था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों किया। उन्होंने अंकल आपने कुछ पूछा उनसे? तो वो कहते वो ऐसे नशे वाले थे, नशा वगैरह करते थे। तो मैं निकली थी अपने जॉब प्लेस से, मैं जिम में काम करती थी उस टाइम में, बता देती हूँ। तो रात के टाइम में जिम कितना सुंदर दिखता है बाहर से, तो पता ही आपको ना कि लाइट्स जग रही होती है सब। और उन्होंने किया होता नशा, उनको लगा कि मैं पता नहीं कौन से रेस्टोरेंट या डिस्को विस्को से निकल रही हूँ और मेरे पास हैंड बैग मेरा बहुत सुंदर था, बट उसमें टिफिन, वाटर बॉटल, ये 2 चीजें थी। पैसे थे तो 500-700 रुपए थे, ज्यादा नहीं थे। मैं कैश रखती नहीं थी उस टाइम पे इतना, कोई और कुछ भी नहीं था ऐसा। और मेरे लाइसेंस वगैरह ये सब चीजें होती थी, ID कार्ड्स एंड पैन कार्ड, ये सब कुछ। तो और कुछ भी नहीं था, बस मेरा एक फोन था जो मैंने जल्दी जल्दी में पर्स नीचे रख लिया, अपनी स्कूटी में पैरों में रख लिया कि मैं लेट हो रही हूँ, फटाफट घर पहुंच जाऊँ। क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, जब तक हुआ नहीं होता तब तक आपको पता नहीं होती इंपॉर्टेंस की कहाँ चीज रखनी है, कैसे चीज संभाल के रखनी है। हालांकि मैं बहुत चीज संभालती हूँ, बट उस दिन जल्दी जल्दी मैंने रख लिया। बट उन्होंने नशा वशा किया तो उनको लगा पता नहीं मैं कहाँ बैंक से, उन्होंने पुलिस वालों को बोला कि वो बैंक से बाहर निकली, तो हमें लगा उसके पर्स में बहुत सारा कैश होगा। तो मैं सोच में हैं ऐसे बोला उन्होंने। तो मैंने फिर अंकल से रिक्वेस्ट की, इंस्पेक्टर से, कि आप प्लीज मुझे दिखाएंगे कि वो है कौन। वो लॉकअप में बंद था उस टाइम पे पुलिस स्टेशन में। मैं और मेरा भाई, शायद हम दोनों गए थे साथ में, मेरा भाई था मेरे साथ शायद उस टाइम पे। तो वो कहता आपको देखना है। मैं कहा हाँ मैं देखूँ तो सही, क्या पता मैं जानती हूँ उसको। तो मैं गई और मैंने मुझे नहीं पता था वो कौन था। इन्वॉल्व इस केस में 2 जन थे, पर पकड़ा एक ही गया। वो भी आपको बताती हूँ क्या हुआ था। तो ये सब चीजें हुई एंड मैंने उसको पूछा, मैं गई लॉकअप में, मैंने पूछा मैं क्या आप जानते हैं मुझे? तो कहता नहीं, एमी सा था, कोई निशोरी सा, गरीब सा, कुछ वो नहीं था इतना। तो कहता नहीं। तो मैं क्या आपने मेरा पीछा करके मेरा पर्स क्यों छीना? तो कहता बस चुप हो गया, वो बोला नहीं कुछ। तो पुलिस अंकल ने बोला छोड़ो बेटा, ये ऐसे ये नशेड़ी हैं, इनको बस ये होता है कि पैसे वैसे कहीं से निकाल लें या चेन वेन किसी की खींच लें तो पैसे आ जाएंगे। तो ये चीज था। तो मैंने कहा कि मेरा पर्स कहा है इतना जो सुंदर था? कहते उन्होंने उसी टाइम किसी नदी नाले में फेंक दिया। मैंने इतना गुस्सा, मैं कहा हाय मेरा पर्स खराब कर दिया। तो ये सब चीजें हुई। तो मैंने कहा लाओ मेरा फोन दो। तो बोलते बेटा जी बंदे को छुड़ाना ईजी है, ये जो फोन है ना इसको छुड़ाने के लिए आपको एक और वकील करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हैं? तो फिर ये चीज सच में थी कि आप किसी आदमी की जमानत जो है वो इजीली करवा सकते हैं, बट अगर आपकी कोई चीज मिसप्लेस हुई और वो मिली है, आपको उसकी जमानत के लिए एक अलग प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने अपने फोन को छुड़ाने के वकील, एक लॉयर हायर किया। तो वो एक शीट देता था मेरे को, वो शीट लेके मैं स्टेशन जाती थी तो वो एक और शीट मांग रही, ये नहीं बेटे वो चाहिए। फिर मैं कोर्ट जाती थी तो फिर वहां से नहीं मैडम ये नहीं, ये तो मैं ऐसे 3 दिन मैंने चक्कर लगाया। तीसरे दिन जाके फाइनली मेरे को मेरा फोन वापस मिला। तो मतलब सब कुछ तो एक तो चोरी हुआ, ठीक है, सब कुछ उसमें जो भी छोटा मोटा कैश चीजें जो भी, वो चीजें भी गई, प्लस मैंने और पैसे लगाए 2,500 या 4,000 तक, इतना कुछ लगा, लॉयर की फीस का सब कुछ वो। और मेरा टाइम 3 दिन का आना जाना इतना लंबा प्रोसीजर था, इतना थोड़ा सा हेक्टिक था कि
और मैंने और पैसा लगाया, फिर जाके मुझे मेरी जो चीज़ थी वो वापस मिली। तो जिस दिन तीसरा दिन था या चौथा दिन था, तो मैं पुलिस स्टेशन गई और मैंने कहा सर आप मुझे फाइनल तो बताओ क्या चाहिए। आप कहते तो ये चाहिए, लॉयर कहते ये चाहिए, आप दोनों को क्यों नहीं आप बात ही कर लो। तो फिर मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि चलो ठीक है हम देते हैं आपको। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू पहली लड़की होएगी जो कि पुलिस स्टेशन में आके अपनी खोई हुई चीज, अपना खोया हुआ फोन जो है वो वापस लेके जा रही है हमसे। कहते यहाँ पे लोगों के बाइक्स पड़े रहते हैं, कोई लेने नहीं आता, तू पहली लड़की है कि जो लेके जा रही है। और मैं बता नहीं रही कौन सी चौकी थी वो, पुलिस स्टेशन जालंधर का बहुत ही बड़ा था। एंड मैं सच में, पुलिस स्टेशन भी बहुत बड़ा है वो, ठीक है। तो मेरे को सच में रियलाइज हुआ कि वहाँ पे सच में ऐसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार वगैरह ऐसे पड़ी रहती है, कोई लेके नहीं जाता है, कोई केस लड़के राजी ही नहीं है, क्योंकि इतना सारा पंगे हैं, इधर जाओ उधर जाओ, कौन नहीं कोई टाइम उसमें लगाता। तो ये सब चीजें हो गई खत्म, ठीक है। तो अब बात आई, जो बंदा जेल में पकड़ा गया था वो बंदा वो था जिसने मेरा पर्स नीचे से उठाया था, पर जो बाइक चला रहा था वो, उसका क्या, वो भी तो इक्वली इन्वॉल्व था ना इसमें, उसका क्या। तो मेरे को तो मेरी फोन वापस मिल गया, तो मैं वापस घर पे आ गई। तो मेरे को कुछ टाइम बाद, पता नहीं मुझे कितने टाइम बाद, मुझे घर पे समन आया कि इस दिन आपके केस की तारीख है तो आप कोर्ट आइए। तो मेरे पापा उस टाइम पे ऑपरेट हो चुका था उनका, ही वॉज नॉट वेरी मच फिजिकली फिट, बट कोई कौन जाता मेरे साथ। तो मैं अपने पापा को लेके गई कोर्ट में। एंड कोर्ट वालों ने ना, उस दिन मुझे समझ लगा कि क्यों लोग बोलते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर भगवान किसी को ना लगवाए। इतने गंदे लोग बीच में रहते हैं ना, मतलब मैं सबको नहीं बोलूंगी हर कोई गंदा होता है, क्योंकि अब टाइम चेंज हो चुका है, मैं बताऊंगी आपको आगे आगे। पर उस टाइम पे इतने इतने गंदे लोग थे, मतलब उनकी जो नजरें थी ना मेरे लिए, कि एक लड़की ने केस फाइल किया है, उनके जो रिएक्शंस थी ना वो इतने बुरे थे, इतने बुरे थे कि मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया था किस तरह से। मतलब मैं पहुंची वहां पे, हो चुका था साल 1.5 साल हो चुका था केस किए हुए, ठीक है। उस टाइम पे क्या याद रहेगा मेरे को कि कितने बजे थे एग्जैक्ट, कहाँ पे मैंने उसको देखा, कौन सी गली नंबर थी, मुझे याद रहेगा बताओ। क्या स्टूपिड क्वेश्चंस उसने मेरे को डांटा। मेरे को, मैं अंदर ही बोलता आपको, आपका है आज तारीख है, मैं कहा हाँ जी हाँ जी। कोई रैंडम पर्सन था वहां पे, ठीक है, 2-3 जन थे जो आपको गाइड करते हैं कि ठीक है ये आपकी कोर्ट है, ये आपकी कोर्ट है, ऐसे ऐसे। तो मैंने उनको बोला हाँ जी, और उन्होंने बोले आपको पता है ना आपने क्या लिखवाया था। मैं कहा हाँ जी मुझे पता है मेरा केस क्या है। तो बोलते बताओ जरा क्या था। तो मैंने उनको बताया, कहते आपका दिमाग खराब है। मतलब उसने कुछ ऐसी वर्डिंग बोली कि पता पता है, पंजाबी में बोली उस बंदे ने कि पता तो कर लो पहले लिखाया की है कि क्या लिखा है। मतलब उसने बहुत गलत तरीके में बोला, उसका रिएक्शन बहुत गलत था मुझे लेके। तो जब मेरा नंबर आया तब उन्होंने पूछा कि मेरे ऑपोजिट जो पार्टी है उनको बुलाओ। तो उसमें से वही बंदा आया जो कि लॉकअप में बंद था। जो बाइक चलाने वाला बंदा था वो तो था ही नहीं लड़का। तो उस टाइम पे वो जिसने मेरे को टॉन्ट मारी थी कि पता भी है क्या लिखा है, तो मैं उसकी शक्ल, वो हैरान, कहता अच्छा 2 बंदे हैं, और मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ कि तू मुझे समझा रहा है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, जबकि वो सिर्फ टाइमिंग्स है। टाइमिंग्स मैं 1.5-2 साल तक मैं टाइमिंग्स क्या दिमाग में रखूँ, और काम नहीं है मुझे। और उसको, उसने अभी एक शीट पड़ी है मेरी, और उसको ये नहीं पता कि बीच में 2 बंदे इन्वॉल्व हैं। मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैं इसको सुनाऊं जरा अच्छे से अभी। बट ठीक है, रफा दफा हुआ सब कुछ, हम घर वापस आ गए, क्योंकि वो आए ही नहीं थे केस लड़ने। तो मेरा केस कहाँ, मेरी टर्न भी कहाँ थी, वो केस एक और तारीख आगे की पड़ गई। उसके बाद मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा, मेरे फैमिली को भी, मैंने मम्मा को घर पे आके सब बताया। तो पापा भी बोले कि छोड़ो हमें जाना ही नहीं, आते हैं समन आने दो, हम जाएंगे ही नहीं। तो एक बार फिर आया समन, मैं थी नहीं अपनी होम सिटी में, नहीं थी मैं, अपने जॉब के रिलेटेड किसी काम से किसी और सिटी में गई हुई थी। तो फिर उसके बाद 5 साल हो गए, 5वां साल था। वीडियो बहुत लंबी हो रही है मुझे पता है, बट प्लीज सुन लेना, आगे वाला पार्ट में आपको बहुत फनी सब बताने वाले हैं, सुनना क्या हुआ था। 5 साल हुए तो मुझे समन आया, और उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था कि मेरे को आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे अगेंस्ट जो एक्शंस लिए जाएंगे अगर मैं नहीं जाऊंगी अपनी डेट के लिए। तो हमें याद आया कि मेरा ही कॉलेज मेट, मतलब एक लड़का था, हम दोनों, हमने इकट्ठे एक साथ यूथ फेस्टिवल किया था अपने कॉलेज में, और वो पढ़ लिख के अभी एडवोकेट बन चुका है। और उसको मैं जानती हूँ, उसको सूरज जी भी जानते हैं। तो सूरज जी मेरे को क्या हुआ तो उसको कॉन्टैक्ट करने का, हाँ बहुत अच्छी बात है। तो मेरे पास नंबर नहीं था, सूरज जी ने सब अरेंज करके मेरे को बोला, और मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया कि भाई ऐसा ऐसा है, बट मुझे केस लड़ना नहीं है, मैं केस रफा दफा करने जा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे उनसे पैसे चाहिए, ना मुझे कोई और चीज़ चाहिए। फोन मिल गया ठीक है, जो चीज़ गई सो गई, मुझे नहीं चाहिए वो चीज़ें कुछ भी। मैं केस रफा दफा करने वाली हूँ। क्या 5 साल हो गए, कितनी देर और लड़ती रहूँ।
तो कहता चल फिर तो कोई बात ही नहीं है, तू आजा, मैं तेरे को गाइड कर दूंगा तुझे क्या क्या कहाँ कहाँ जाना है सब कुछ। मैं गई। तो फिर मैं गई, मैं अकेली ही गई उस दिन क्योंकि भाई अवेलेबल नहीं था। पापा तो मेरे उस टाइम तक बहुत ही अनफिट थे हेल्थ वाइज, तो मम्मा को भी घर देखना होता, तो मैं अकेली ही गई। जॉब पे थी, जॉब के बाद सीधा मैं चली गई कि ठीक है मैं चलती हूँ। और मेरे को गुस्सा भी बहुत आया कि इस बार अगर वो अंकल मुझे मिला और उसने कुछ बोला तो मैं उसकी बजा के आऊंगी, मतलब मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको अच्छे से जवाब देकर। मेरे को बहुत गुस्सा भरा पड़ा था। तो फिर मैं गई और मैंने अपने फ्रेंड को ऐसे से मिली मैं कोर्ट के बाहर। उसने मेरे को बताया कोई बात नहीं, तूने रफा दफाई करना, लड़ना ही नहीं है, जब तो कोई वकील हायर करने की जरूरत नहीं है, तुझे मेरी भी जरूरत नहीं है, तू बस वहां पे जा और तू उनको बोल दे सीधा सीधा। अब देखो, अब मैं अंदर गई और तब मैंने पहली बार कोर्ट को फेस किया था कि कोर्ट होती कैसी। तब मेरे को मैंने बताया कि हाँ जी आज मेरी तारीख है। जो बाहर खड़े होते हैं तो बोलते हैं कि रुको आपको आवाज़ पड़ेगी फिर आप अंदर आना। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, भारती कोहली। तो मैं गई तो उन्होंने बोला हाँ आप यहाँ बैठो। तो मैंने कोर्ट देखी और वो एक ये मेरा जो हॉल है इससे थोड़ा सा डबल एक रूम ही था। तो मैं पहले तो ये कोर्ट है, कोर्ट तो कुछ और दिखाते टीवी में, तो बहुत ही छोटा सा है, मतलब तो मेरे को तो कोई फील ही नहीं हो रहा ना कोई ऐसे ऐसे। तो मैं, क्योंकि मैं नर्वस भी थी कि यार मैं कोर्ट केस लड़ने जा रही हूँ, वो भी अकेली। तो उस टाइम मेरे को याद तक नहीं था कि जिस बंदे के लिए मैंने केस किया है, जिसको मैं जेल में मिल के आई थी, वो दिखता कैसा आया 5 साल के बाद, और जिसको मैंने देखा ही नहीं था, जो पकड़ा ही नहीं गया था वो कौन है। तो मैं आसपास देख रही हूँ कि वो भी आया तो होगा, वो है कौन। तो मुझे कुछ नहीं पता चला, ठीक है। तो सडनली मैंने ऐसे देखा अपने पास, तो एक कोई आदमी बैठा था, वो मेरी तरफ देख रहा था, मैंने ऐसे देख के ऐसे कर लिया। तो वो मुझे बोलता कि मैडम। मैं क्या हाँ जी। कहता आप केस लड़ने, आपका केस है आज। मैं क्या हाँ जी। कहता आपका पर्स चोरी हो गया था। मैं क्या हाँ जी। तो मैंने कहा इसको कैसे पता। तो मैंने उसको बोला आपने मेरा पर्स चुराया था। वो आगे से कहता हाँ जी। और मतलब इतनी फनी सिचुएशन कि अब मेरे पास ही बैठा है वो बंदा, ना उसको पता है ना मुझे पता है, ठीक है। मतलब 5 साल पहले हमने एक दूसरे को फेस किया था और 5 साल में हमें पता ही नहीं है। तो मैं ऐसे हो गई और मेरे को अंदर से हंसी आ रही थी कि ये ना इसको तो मैं थप्पड़ लगा के, क्योंकि वो उसको जो सजा मिली थी अच्छी सजा मिली थी, बीच में उसकी बेल वेल हो गई थी। बट वो क्या नशे वशे करता, नशे वशे करने वालों के घर कहाँ चलते हैं। उसकी वाइफ ने उसको डिवोर्स दे दिया था। बच्चों का भी कोई सीन था, उसके लॉयर ने मुझे एक्चुअली बताया बाद में। तो उसका लॉयर आया फिर मेरे से बात करने कि मैडम अच्छा आपका था। तो अब वो अपनी तैयारी से आया था कि वो मुझे बातों में फंसाएगा। उसको लगा कि मैं तो केस लड़ने आई हूँ, मैं तो पैसे हड़पूंगी या मैं कोई चीज़ की डिमांड करूंगी, मैं तो नहीं छोड़ने वाली ऐसे। तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ बड़ा अच्छा लॉयर था, ठीक है, उन्होंने हायर किया हुआ। बड़े इस बंदे ने नहीं किया था, वो जो बाइक चलाया था ना लड़का, उस लड़के ने किया था, क्योंकि वो लड़का वेल नोन फैमिली का, दिल्ली से बिलोंग करता था, जलंधर में एक वेल नोन यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और सोचो काम वो कैसे करता था। देखो उसने पावर लगाई हुई थी क्योंकि नाम तो उसका ही बीच में आया था। बाइक जो थी वो बाइक उसकी थी, इस वजह से पूरे केस पे नाम उसका था। बट शक्ल इस जो मेरे साथ आदमी फंसा हुआ था इसकी थी। पर मेरे को चलो जो हुआ, तो वो वकील आए मेरे पास, बोले मैडम ऐसा है छोड़ दो। वो मेरे को रिक्वेस्ट करने लगे कि मैं उस पर तरस करूँ। तो मैंने उसको बोला कि सर मेरे को इससे कुछ चाहिए ही नहीं है, आप क्या मेरे आगे रो रहे हो कि उसको छोड़ दो, मुझे चाहिए ही नहीं है कुछ भी। जो हुआ वो हुआ, मेरे कौन से कोई दुश्मन लगता है, मैं इसको क्या, मुझे कुछ नहीं। बस ये था कि मेरे को गुस्सा था कि उस टाइम पे जैसे इन्होंने हरकत की, क्योंकि इतनी इन्होंने क्लोज किया था, गली थी, गली में वहां पे मतलब फुटपाथ सबने ऐसे अपने बनाए होते हैं, रेलिंग्स बनाई होती है घर की। मैं गिर सकती थी, मेरे को चोट लग सकती थी, एक्सीडेंट हो सकता था बहुत बुरा। सिर्फ एक पर्स के पीछे मेरे कितना कुछ मेरा लॉस हो सकता था। तो इस वजह से मैंने फाइल किया था केस। मुझे कोई पर्सनल दुश्मन तो है नहीं और मुझे रफा दफा करना है केस को। तो वो तो भाई खुश हो गया कि ला केस तो कोई है ही नहीं। तो फिर मेरे को कहता ठीक है, फिर आपने जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना कि आपने देखा, तो आप अपनी स्टेटमेंट बदल दो कि आपने देखा ही नहीं है, आप ये चेंज कर दो स्टेटमेंट अभी। तो फिर मेरे को गुस्सा चढ़ा, मैं समझ गई कि वो कोई ना कोई उसको कुछ अपने खेलना है कुछ। तो इस वजह से मैंने कहा मैं झूठ नहीं मैं बोलने वाली, क्योंकि ये मेरी वीकनेस है, मैं झूठ बोलती नहीं हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ ना तो उसको आगे जो 3600 झूठ बनाने पड़ते हैं वो मेरे से नहीं बनते हैं। और कोर्ट में मैं बोलूँ जहाँ मेरे पास वकील नहीं है, जहाँ मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं, जहाँ मेरे को नॉलेज तक नहीं है, तो मैंने उसको साफ बोला, मैं कहा सॉरी मैं झूठ नहीं बोलने वाली हूँ। मैं कहा मैं मिली थी, यही मेरी स्टेटमेंट है, यही रहेगी,
आपको जो करना है करो, मुझे इस बंदे से कुछ नहीं चाहिए, मेरा केस रफा दफा कर दो, मुझे मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करूं या किसी और को डिस्टर्ब करूं कि भाई ऐसा केस है, मेरे को जाना है ये वो। उसको अब यहाँ पे उसको लगा कि बेचारी अकेली लड़की आई है, क्या कर लेगी, ना इसके साथ लॉयर है ना कोई और, क्योंकि जो फ्रेंड था वो बाहर था, उसने मेरे को बोला था कि अगर देखो हेल्प होगी कोई तो मेरे को बुला लेना। मैंने उसको हायर नहीं किया था बिकॉज मेरे को लड़ना ही नहीं था केस ना, मैं तो खत्म करने गई थी साइन वाइन करके बस। तो उसको ऐसा लगा मेरे से कि बेचारी लड़के के लिए क्या कर लेगी। तो जज बैठे और केस शुरू हुआ, मैं खड़ी हुई, कट खड़ा जो भी बोलते हैं ऐसे वो बनाया हुआ था, उसमें खड़ी हुई मैं। तो उन्होंने मेरे को सारे जो भी पूछने थे क्वेश्चन कि आपने ऐसा देखा था ये वो सब कुछ, तो मैंने बताया हाँ जी ये सब कुछ ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट दी हुई है सारी। एंड आगे से उसका वकील बोला कि सर शी इज अफ्रेड सो शी वांट टू टेक हर कंप्लेंट बैक। तब मेरे को गुस्सा चढ़ा कि अफ्रेड कित्थों, मैं कल ही इतने आ गई तो तू मैनू कहना अफ्रेड। तो मैं फिर बोली मैं एक्सक्यूज मी, मैंने उसको भी बोला और मैं ऊंची आवाज में बोली वहां पे कट करे मैं खड़ी होके कि एक्सक्यूज मी आई एम नॉट अफ्रेड, आई जस्ट डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस केस, दैट्स इट। तो दोनों जज भी और वो वकील भी वो तो शॉक हो गए ऐसे, क्योंकि उसको लग रहा था मैं कोई ऐसी आम सी लड़की हूँ, ना मुझे अंग्रेजी समझ आती है ना मुझे बोलनी आती है, क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रही थी, पंजाबी में बात कर रही थी। यार जब तक जरूरत ही नहीं, लैंग्वेज ही तो है, तुम क्या गोलमोल करके लैंग्वेज का सहारा लेके मुझे स्टूपिड बनाने में लगे हो। तो मैंने जब उसको ऐसे आंसर दिया ना सबके सामने, सब मेरी शक्ल देखने लग गए कि कोई लड़की आके इस तरह से ऊंची आवाज में बोली है हमारे आगे। तो जज भी चुप हो गए और वो तो चुप ही हो गया ना वकील, मतलब काफी अच्छे एज का था। बट जब उसको बताया ना मैंने कि यार तू क्या अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है, तुम जैसे लोग हैं जो इंग्लिश एक भाषा को लेके ना दूसरे लोगों को क्या बुद्धू बनाने में लग जाते हो, तुम क्या ही है। तो फिर मैंने जब ऐसे बोला तो फिर जज बोले कि आप बताइए मैडम आप चाहती क्या है। मैंने कहा सर मैं कुछ चाहती ही नहीं हूँ, मुझे वॉटेवर इसका हिस्ट्री प्रेजेंट पास्ट जो भी इसका है मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे बस केस मुझे नहीं कंटिन्यू करना, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, ना मुझे कुछ डिमांड नहीं करना है। क्योंकि यार ये बंदा तो एम ही फंस गया था, क्योंकि ये गरीब बंदा था। जो बाइक वाला बंदा था वो तो मेन कल्पिट वो भी था ना, उसका नाम बीच में क्यों नहीं है। अब ये क्वेश्चन ना जज ने किया ना वकील ने किया ना किसी और ने किया बीच में आके। तो मैं क्यों उसके पीछे लगी रहूं जिसके पास कोई पावर ही नहीं है, जो बीच में फंसा हुआ है। बस क्या पता उसी बंदे ने उसको पैसे खिलाए हो कि यार मेरे को साइड पे रख और तू बीच में आ जा, तेरा फेस आगे आएगा, तू ही सब कुछ कर, क्या पता, मुझे क्या पता। तो पर उसका नाम कोई नहीं ले रहा है, तो ये तो इनजस्टिस ही हुआ ना। तो मैंने कहा सर मेरे को कुछ नहीं करना है। तो बस फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है हम कर देते हैं, आप साइन कर दीजिए एंड खत्म करते हैं केस को। मैंने कहा हाँ जी ठीक है। मैंने साइन वाइन किए, मैं बाहर निकली और मेरी सांस में सांस आई और मैं इतनी खुश थी कि मैंने अकेली हैंडल कर लिया ये सब कुछ। क्योंकि जो लास्ट मेरा एक्सपीरियंस था विजिट का वो बहुत ऐसा था कि मैं बहुत गुस्से में थी। बट इस टाइम पे क्या था, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज होता रहता है, जैसे टाइम आगे बढ़ता है ना मेंटालिटी में भी चीजें आती हैं, उसके लिए बस स्टेप लेना पड़ता है। अगर आप गट्स रखते हो, स्टेप लेते हो ना, तो आप अपने साथ साथ किसी और के लिए भी बहुत चीजें जो है वो चेंज कर देते हो। तो स्टेप लेने के गट्स बहुत जरूरी हैं, गर्ल्स को मैं स्पेशली बोल रही हूँ इस वीडियो में। देखो आप घर से बाहर निकलो, आपको दबाने के लिए दुनिया तैयार बैठी है, कभी कपड़े पे, कभी बालों पे, कभी मेकअप पे, कभी किसी चीज पे भी दुनिया तैयार बैठी है आपको डुबाने के लिए। पर ये आपके ऊपर है कि आपको कितना डूबना है, आपको कितना दबना है। सो ये चीज के लिए मैं कभी डरी नहीं, मैं कभी नहीं डरी। जो चीज सही है, चाहे वो एज में बड़ा बंदा है मेरे सामने, चाहे वो छोटा बंदा है, अगर बड़ा है तो मैं रिस्पेक्टफुल वे में उसको सुना देती हूँ कि नहीं भी आप गलत हो जी, सॉरी। अगर वो छोटा है तो मैं उसको प्यार से सुनाती हूँ, नहीं भी तू गलत है भाई, तू ऐसा नहीं कर सकता। तो आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। तो मेरे को इतनी अच्छी फील आई ना जब मैं कोर्ट से बाहर निकली, मेरे को सच में मैंने फील किया कि हाय, मतलब बाहर निकली मैं हवा में, उस प्रेशर से, उस पॉलिटिक्स से, उस गेमिंग से मैं बाहर आई। सच्ची बता रही हूँ मैं आपको सारी चीजें। मैंने सोचा नहीं था कि मैं शेयर करूंगी, बट आपका रिस्पॉन्स आया कुछ वैसा कि आपको इंटरेस्ट था जानने में, तो मेरे को लगा कि मेरे को बताना चाहिए। मैं वैसे ही चाहती थी कि मेरे चैनल पे कुछ ऐसी चीजें मैं शेयर करूँ जो कि लड़कियों के लिए स्पेशली, अगर मेरे को लड़कों से इतना वो नहीं है, लड़कों के पास सपोर्ट बहुत होता है हर किसी चीज का, फैमिली का, सोसाइटी का, फ्रेंड्स का। लड़कियों के पास एक बहुत ऐसे सिचुएशंस होती है लाइफ में जहाँ पे फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी किसी का सपोर्ट नहीं होता है। तो लड़की कोई भी एक स्टैंड ले उसके लिए उंगलियां उठती ही उठती हैं।
और उस चीज़ से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा एंड मज़ा आया मुझे कि मैंने केस लड़ा है ऐसे ऐसे अकेली एंड या ये चीज़ थी। और उसके बाद मैंने सोच भी लिया था, वैसे तो उससे पहले ही सोच लिया था कि अगर लाइफ में आके मुझे कभी भी कुछ ऐसा मिला ना, ऐसा मौका आया कि कुछ भी हो रहा है, तो मैंने हमेशा मतलब मेरे माइंड में 2-3 कराटे स्टेप्स मैंने रखे हुए हैं कि कौन से किक कहाँ मारने, कौन सा पंच कहाँ मारना है जिससे मैं अपने आप को सेफ रख सकती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें थी एंड या ये जो स्टोरी, मुझे लगता है इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, कट भी नहीं कर सकती बिकॉज इट्स अ स्टोरी। अभी कटती उसको कट, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ।